बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम स्टैटिक्स के स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम चैप्टर से है। ए सॉलिड हेमिस्फीयर रेस्ट ऑन ए प्लेन inclined to the horizon at an angle alpha. Alpha is less than sin inverse 3/8. This is given, and the plane is rough enough to prevent any sliding. यानी जो प्लेन है वो इतना ज़्यादा रफ़ है, इतना काफ़ी है रफ़ कि वो रोक देता है स्लाइडिंग, यानी फिसलने नहीं देगा, इतना ज़्यादा ये रफ़ है। फाइंड दी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हमें पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बतानी है, जो कि तीन तरह की होती है: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, and show that it is stable, so that it is stable। और हमें प्रूव करना है कि ये कोई और नहीं बस कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो बताया गया है कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, यानी आधा गोला है, रेस्ट ऑन ए प्लेन इंक्लाइन, एक प्लेन इंक्लाइन एक हॉरिजेंटल से अल्फ़ा एंगल बनाने वाला एक प्लेन है, उस पर ये रेस्ट में है। और जो एंगल बन रहा है इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजेंट से अल्फ़ा है, और अल्फ़ा की वैल्यू इतनी दे रखी है और बताना है ये, और ये भी बता रखा है ये इस तरीके से कि ये फिसल नहीं सकता है, स्लाइडिंग नहीं करेगा, बल्कि ये क्योंकि रफ़ है, ये खुरदुरा है। और हमें पोजीशन बताने इक्विलिब्रियम की। तो अपनी इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले हम एक रफली यहाँ पर फिगर बनाते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है उस बेस पर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक हॉरिजन बना लेते हैं, और इस हॉरिजन पर एक इंक्लाइन प्लेन, जो कि बताया गया अल्फ़ा एंगल बनाता हुआ एक इंक्लाइन प्लेन है, और इसमें बताया गया है कि एक हेमिस्फीयर जो है वो रेस्ट में है। हमें उसको बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ये, जबकि कुछ चीज़ें हमको दे रखी होंगी। इसमें हम यहाँ पर हेमिस्फीयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हेमिस्फीयर यहाँ पर हमने ये बनाया, ये रखने के बाद थोड़ा सा स्लाइड कर जाएगा, और टिल्ट कर जाएगा, ये थोड़ा सा झुक जाएगा और यहाँ पर आके फिर रुक जाएगा। और इसका इक्विलिब्रियम कैसा होगा ये इसके बारे में हमें बताना है। ये टच कर रहा है यहाँ पर, ये कॉमन यहाँ पर ये है, थोड़ा सा जैसा बनाना चाहते थे हम वैसा नहीं बन पाया। तो ये इसका मिडिल होगा, तो ये लाइन मिडिल मान लेते हैं, और यहाँ पे ये टच कर रहा है, इसको अगर मिलाया जाए तो ये कॉमन नॉर्मल कहलाती है, यानी इस प्लेन पर भी 90 डिग्री बनाएगी और इस वाले प्लेन पर भी 90 डिग्री, यानी जो टेंजेंट इस कर्व की होगी उस पर जो परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल। इस फिगर को हम दोबारा बना देंगे, क्योंकि हम जैसे चाह रहे थे वैसा ये नहीं बन सका है। फिर भी इसी में हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ बात बता देते हैं कि हम इस के सेंटर को ओ से डिनोट कर दें, और यहाँ पर इस जो हेमिस्फीयर है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि आपको मालूम है कि ये मिडिल जो लाइन है इसमें ही यहाँ पर होगी, और इस ओ से लेके जी तक की जो डिस्टेंस होगी, अगर इसकी रेडियस को यानी ओ से लेके एफ तक की डिस्टेंस कह दें, या ओ से लेके इस पॉइंट को अगर हम ई कह दें, तो यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर स्मॉल आर से डिनोट किया जाए, तो ये जो ओ जी होगा वो आपको मालूम ही है हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद करना होगी, 3/8 ये रेडियस के बराबर होगी। और यहाँ पर जो इस पूरे का जो वेट होता है वो वर्टिकली नीचे आता है, और ये जो होगा इस पॉइंट से होकर जाना ज़रूरी है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो जो कि फिर हमारा फिगर इस तरीके से नहीं बन पाया, इसको हम दोबारा से बनाएंगे, और कुछ चीज़ें यहाँ पर जो हमने ली हैं, जैसे कि इस पॉइंट को अगर हम सी से डिनोट करें, इसको डी से, तो पहले हम इसको लिख देते हैं, फिर इसी फिगर को हम दोबारा ठीक करके
यहाँ पर बना देते हैं, क्योंकि हमने इस लाइन को अगर ज्वाइन किया है जो कि डायमीटर है, इसको हमने डिनोट किया है AB, और ये पॉइंट CD ले लिया, इस पॉइंट को O, और यहाँ पर EF ले लिया, और इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस ऑरिजिन की। तो बता देते हैं कि CD जो है, CD इस हॉरिजॉन है, यानी क्षैतिज है, और जो यहाँ पर C है वो अल्फ़ा इंक्लाइन कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ECD जो होगा वो अल्फ़ा होगा। और ये एंगल आपको जो है हम दिखा देंगे कि इस एंगल के भी लेकिन अभी हम यहाँ पर बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है कि इसको ज्वाइन करेंगे G से, तो ये जो कॉमन नॉर्मल होता है उसके साथ में ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो इसके साथ में अल्फ़ा होता है, ये हम लोग वही एंगल होता है, ये इंक्लाइन एंगल होता है। ये हम अभी दिखा देंगे, इसको फिगर हमारा सही हो जाएगा जब। तो इसी एंगल को हम अभी लिख देते हैं कि ये कौन सा एंगल है। ये एंगल है OEG, एंगल OEG है, जो कि हमारा फिगर में हम इसको अभी शो कर देंगे। और G के बारे में जितनी हमने अभी बोला है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हेमिस्फीयर का है वो कैपिटल G से डिनोट किया गया है, और OG की वैल्यू जो होगी वो 3/8 R के बराबर होगी। और यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको, फिर फिगर हम पहले बना दें, अच्छा सा फिगर बन जाए तो बेहतर रहेगा, नहीं तो ये एक CD हॉरिजन ले लिया, और क्योंकि ये भी पॉइंट हम इसे हेमिस्फीयर में दे देंगे, और इसको अगर हम एक इंक्लाइन प्लेन बना रहे हैं जो हॉरिजन के साथ में अल्फ़ा एंगल बना रहा है, और यहाँ पर हम रखना चाहते हैं थोड़ा सा टिल्ट करके हुए हेमिस्फीयर जो इसको टच करे थोड़ा सा पहले इस मिडिल पोजीशन के बाद, यानी मिड पोजीशन को हम यहाँ पर लाना चाहते हैं थोड़ा ऊपर। अब इसको ऊपर बढ़ा देंगे तो अपने आप ही मिड पोजीशन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। ये थोड़ा सा इसे ऊपर लाना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा, और ये हमारा हेमिस्फीयर तैयार हो गया है। इसकी डायमीटर अगर हम AB से डिनोट कर दें तो ये इसका सेंटर हो जाएगा, और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट जो है वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर होगा, ये G, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वेट इसका जो होगा वर्टिकली नीचे की तरफ वर्क कर रहा होगा। और इसका जो नॉर्मल होगा वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर चूँकि 3 फोर्स लग रहे होंगे, एक तो इसका वेट है, और इस प्लेन की रिएक्शन ऊपर की तरफ, और फ्रैक्शन फोर्स इस तरफ। तो तीनों की पॉइंट ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से होकर जाना चाहिए। उस पॉइंट को यहाँ पर हमने E से डिनोट किया है, और इस पॉइंट को हमने F से डिनोट किया है। तो जब 3 फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से जाएगी तभी ये इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। अब इस इक्विलिब्रियम को मैं बताना कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ये एंगल अल्फ़ा कैसे हो जाएगा। देखिए, अगर हम इस फिगर को मैं थोड़ा सा इसको ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। आपको ये बनाने की वो नहीं, डायरेक्ट आप इस एंगल को अल्फ़ा बोल देंगे, लेकिन हम अभी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये 90 है, ये अल्फ़ा है, तो ये एंगल जो होगा वो 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। और आपको मालूम है 2 लाइन जब एक दूसरे को कट करती हैं इस तरीके से, तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, आपस में इक्वल भी होते हैं। तो ऐसे ही हमारी ये लाइन, एक तो ये लाइन है GE वाली लाइन है,
और दूसरी ये सी ई वाली लाइन है, दोनों ई पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो 90 माइनस अल्फ़ा है, क्योंकि ये जो लाइन है वो नॉर्मल है, इस प्लेन पर भी नॉर्मल है। तो ये टोटल एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। यानी अगर हम बात करें ओ ई और इसे एच कह दें तो ओ ई एच एंगल 90 डिग्री है। और जबकि अभी हमने देखा इस एंगल के जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो जी ई एच है। तो टोटल 90 में से जब 90 माइनस अल्फ़ा माइनस होगा तो ये एंगल अल्फ़ा बचेगा। तो इससे आपको बात क्लियर होगी, ये एंगल अल्फ़ा है। अब हम इस ट्रायंगल का यूज़ करते हुए ही सारी चीज़ें निकालना है। हम जब स्टेबल और अनस्टेबल मतलब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए जो फिक्स जो सरफेस होता है उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो रेस्ट में होता है ऊपर बॉडी उसकी सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों की, और साथ में जो रेस्ट में है बॉडी ऊपर रखी है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कॉमन पॉइंट होता है यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उससे उसकी कितनी ऊंचाई है, हाइट है, वो हमें मालूम होना चाहिए। तो इस ऊंचाई को हम ले लेते हैं, जी ई को लेट कर लेते हैं, वो एच के बराबर ले लेते हैं। लेट जी ई इज इक्वल टू, हमने इसको एच ले लिया है। अब यहाँ से हम इनके बीच में जो है वो एक रिलेशन निकालेंगे और साथ में इस एंगल को हम यहाँ पर थीटा मान लेते हैं। यानी एंगल एफ जी ई को यहाँ पर हम थीटा एंगल मान लेते हैं। तो अब मेन ट्रायंगल का इस यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें कुछ जो डिस्टेंस हैं और इनके बीच में रिलेशन हमें पहले से पता होगा, क्योंकि हम स्टेबल की जो कंडीशन है उसका यूज़ करेंगे। वहाँ पर डिस्टेंसेस और रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमें आ जाना चाहिए इस ट्रायंगल में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं ओ जी की वैल्यू 3/8 आर के इक्वल है। इस ट्रायंगल का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इन ट्रायंगल ओ जी ई ट्रायंगल में हम साइन रूल को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें देखिए ये एंगल पता है और यहाँ पर हमें ये वाला एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक सीधी सी लाइन है और लाइन के एक साइड अगर ये एंगल थीटा है तो आपको मालूम है कि ये टोटल 180 होता है, उसमें से थीटा माइनस कर देंगे तो ये एंगल 180 माइनस का थीटा हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पर हम लिख नहीं रहे हैं ये एंगल, यानी ओ जी ई जो है वो ओ जी ई जो होगा वो हो जाएगा, यानी लिख दें इधर। तो ओ जी ई अगर आपको निकालना हो, ज़रूरत पड़े इस ट्रायंगल के अंदर की बात करेंगे हम, तो हमें टोटल एंगल ओ जी एफ में से माइनस करना होगा जो हमने भी एंगल माना है, यानी एफ जी ई को, और ये टोटल एंगल 180 डिग्री है, उसमें से हमें थीटा को माइनस करना पड़ेगा। तो इस एंगल को फाइंड कर लिया। और इस एंगल की अगर बात करें तो ये एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, और ये एंगल थीटा जो एक्सटीरियर है, और हम लोग जानते हैं एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो एंगल ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा एफ जी ई जो है वो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल जो है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, यानी जी ओ ई एंगल जी ओ ई और प्लस एंगल ओ ई जी। तो ये एंगल जो कि हमने थीटा लिया है, माना है, और ये इस एंगल की वैल्यू की हमें ज़रूरत थी जी ओ ई की, और ये एंगल जो है वो पहले ही लिखा जा चुका है कि ओ ई जी जो है अल्फ़ा है। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो थीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, यानी ये एंगल आ गया है एंगल जी ओ ई की। तो हमें अगर साइन रूल लगा के और उनके साइड्स के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं तो एंगल पता होना चाहिए और ये साइड भी, और साइड हमें पता है क्योंकि हमने इसमें रेडियस को जो है, यानी रेडियस यहाँ पर क्या क्या है, क्योंकि आर का हमने यूज़ किया है तो इसका मतलब हमने पहली रेडियस मान ली है, यानी ओ एफ कह दें या फिर हम
OF भी कह सकते हैं और OE भी कह सकते हैं, या OA भी कह सकते हैं, OB भी कह सकते हैं। ये रेडियस है, और चूँकि मैं इनकी ज़रूरत पड़ रही है तो इन्हीं का यूज़ कर रहे हैं। OE ये हमने रेडियस ऑफ स्फीयर मान ली है, जो कि यहाँ पर हम 100 भी कर सकते हैं। OA की वैल्यू A के बराबर है, OB की वैल्यू R के बराबर है, तो हमने रेडियस मान ली है। अब हम इस ट्राइंगल के अंदर आके साइन रूल लगा देते हैं। तो हमने ऊपर ट्राइंगल लिख ही रखा है, इसी ट्राइंगल के अंदर की बात हो रही है। इन दिस ट्राइंगल साइन रूल आपको मालूम ही है। तो साइन रूल होता है, अगर हमने साइड ली है, जैसे कि हम साइड ले लेते हैं, हम अगर साइड EG लेंगे तो इसके सामने का एंगल होगा। जैसे हमने साइड ली है EG, तो इसके सामने का एंगल ये वाला एंगल होगा, उसका साइन, यानी एंगल पहले साइन लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल क्या है, तो जो हमें जिसका नाम मालूम है GOE जिसकी वैल्यू पता है। और फिर एक साइड ले ली हमने, अब फिर नेक्स्ट साइड ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, OG साइड ले ली, तो OG के सामने का एंगल का साइन, तो ये एंगल ऑफ OG के सामने का एंगल ये अल्फ़ा है, लेकिन इसका नाम है OEG आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, OEG। और इसके बाद एक साइड और रह जाती है, उसको भी लिख लेते हैं, वो है OE। तो ये साइड ये है OE है, और उसके सामने का एंगल क्लियर सी बात है ये है OGE, इन साइन ऑफ एंगल OGE। अब इनकी वैल्यू एंगल की जो हमें मालूम है ऊपर फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर रख देंगे। साथ में साइड की वैल्यू भी, EG की वैल्यू को आपने माना था, ये EG कह दें या GE कह दें, बात एक ही है, EG और GE जो यहाँ माना था H के बराबर, उसको हम यहाँ पर H रख देते हैं। तो H अपान में हो जाएगा साइन, और इस एंगल को GOE जो है, GOE को थीटा माइनस अल्फ़ा लिया है। और OG जो है वो जैसे कि शुरुआत में ही लिखा था 3/8 R के इक्वल है, तो यहाँ पर 3/8 R लिख दिया, अपान में साइन इस एंगल OEG जो अल्फ़ा है उसको लिख दिया। और OE को हम लोगों ने OE को क्या लिया था, OE को लिया था OE जो है रेडियस है, जो कि हमने पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ है R, तो रेडियस अपान में ये जो OGE है, OG जो है वो साइन 180 माइनस का थीटा निकाल के रखा हुआ, OGE की वैल्यू 180 माइनस का थीटा। अब हम लोग जानते हैं 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको साइन थीटा लिख देंगे। तो शुरू के दोनों टर्म में कोई चेंज ना करते हुए इसको ऐसे ही लिखा रहने दें। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग H अपान में साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, और फिर इसके बाद में 3R/8 कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू R अपान में साइन थीटा। इसके में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के इसको यहीं छोड़ देते हैं। और फिलहाल अभी हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल, इन दोनों को आपस फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को इक्वल रख के तो वे H की वैल्यू R के टर्म में और थीटा के टर्म में फाइंड कर सकते हैं। तो H अपान साइन थीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 3R/8 अपान साइन अल्फ़ा, इसका उधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो H की वैल्यू हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगा 8, तो 3R में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 से साइन ले जाएंगे, साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपान में 8 और साइन अल्फ़ा यहाँ पर पहले से ऐसे इक्वेशन नंबर 2 डाल के छोड़ देते हैं। और हम अब बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम की, क्योंकि हमसे कहा गया है प्रूव करना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो हम लेके चलेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर लेके चलने पर ये ऐसा रिज़ल्ट आ जाए कि वो हमें पहले से पता हो हाँ ये ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम प्रूव हो जाएगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम लोग जानते हैं कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ये कंडीशन होती है कि जो H होता है, H मतलब जो बॉडी रेस्ट में है ऊपर, जो फिक्स बॉडी के रेस्ट में है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कितनी ऊंचाई है, वो H का जो रिलेशन होता है, जैसे कि आप जानते भी हैं ये, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग जानते हैं लेस देन होना चाहिए ρ1 ρ2 इंटू कॉस अल्फ़ा अपान ρ1 प्लस
रो 1 प्लस रो 2, ये आपने पढ़ा होगा। अगर ये नहीं पढ़ा होगा तो इसको हम शायद इसको पलट के पढ़ा होगा, यानी 1 ऐसे भी पढ़ा होगा कि 1/h जो होता है वो फिर ग्रेटर हो जाएगा इसको, अगर क्योंकि आप रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो इसे पलटेंगे, ये ऊपर चले जाएगा रो 1 प्लस रो 2, ऐसे भी रख सकते हैं, और ये चला जाएगा रो 1 रो 2 और इंटू कॉस अल्फ़ा। इसको फिर अलग अलग करें इसके साथ में, और 1/कॉस की जगह पर सेक भी लिखा होगा, तो 1/h ग्रेटर देन रो 1 रो 2 और प्लस ये अपान में ये कर दें रो 2/रो 1 रो 2 इंटू 1/कॉस, जैसे बोला तभी सेक अल्फ़ा हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो 1/h जो है ग्रेटर देन, ये कैंसिल होके आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इससे पहले लिख दें तो 1/रो 1 प्लस 1/रो 2, इस फार्म में भी पढ़ा होगा। मतलब ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है उस वो कंडीशन आप चाहें ये यूज़ करें या ये यूज़ करें, जो सिंपल लगे जो अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं, इस फार्म में ही यूज़ करें। अब अपनी यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हम देख रहे हैं कि जो h है वो तो हम अभी जो वैल्यू निकाली थी क्वेश्चन नंबर 2 में वो यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये रो है, उस रो 1 है वो हमने अभी लिखा नहीं क्या है। रो 1 होता है क्या है, जो बॉडी रेस में होती है ऊपर उसकी रेडियस होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, क्योंकि ये चूँकि स्फीयर है तो इसकी रेडियस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, इसलिए, और उसको हम शुरुआत में ले चुके हैं r के बराबर। और ये जो दूसरी बॉडी जो कि फिक्स बॉडी है, तो ये क्या है, ये एक प्लेन है, और प्लेन की रेडियस हम लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी होती है, तो इसे इन्फिनिटी मानी जाती है, और इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे जब यहाँ पर, तो इन वैल्यूज़ को पुट यहाँ करें तो 1/h ग्रेटर देन, यहाँ समझना आसान होगा, इन्फिनिटी का यूज़ करना, वहाँ पर रखते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम लग सकती थी, यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा लिमिटिंग फॉर्म में। तो 1/ इस रो 1 की जगह पर r रख दें, तो इस फार्म को बाद वाली फार्म का ही यूज़ करें, बाकी उसमें दिक्कत हो सकती है सॉल्व करने में, मैं तो लिमिटिंग फॉर्म में रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर वो आसानी से हो जाएगा। रो 2 की वैल्यू इन्फिनिटी है, और हम लोग जानते हैं 1/∞ की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1/h ग्रेटर देन 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और इस सेक को हम कॉस में बदल के फिर उसी फार्म में जाना चाहते हैं, 1/h जो है वो लिख दें 1/h ग्रेटर देन 1/r, और यहाँ पर हम कॉस को सेक को जो कॉस में बदला 1/cos हो जाएगा, तो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसका इंटू 1 में हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो r cos अल्फ़ा ग्रेटर देन h हो जाएगा, यानी h की वैल्यू जो है वो लेस देन हो गई r cos अल्फ़ा के। यहाँ पर h की वैल्यू जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड की थी वो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, जो कि हम लोगों ने वैल्यू निकाली है 3r साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपान 8 साइन अल्फ़ा, ये h की वैल्यू पुट कर दी। ये कहाँ से रखी है इसके बारे में बता देंगे, हमने यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन 2, सॉरी हाँ यस इक्वेशन 2 का हमने यूज़ किया है। यहाँ से जो कि r पॉजिटिव है तो r से r हम लोग एक से कैंसिल कर सकते हैं, और इस साइन अल्फ़ा भी पॉजिटिव है, इसको भी हम उधर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सिंपल फार्म में बचा हुआ है, 3r कैंसिल हो चुका है, तो साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इज़ लेस देन 8 का भी इधर इंटू किया, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, साइन अल्फ़ा 8 साइन अल्फ़ा का हमने दोनों साइड इंटू किया, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है। और हम लोग साइन a माइनस b की जो आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू होती है साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी। तो इस ए की जगह पर थीटा था, बी की जगह पर अल्फ़ा, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया है, लेस 8 टाइम्स साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो अब यहाँ पर बात आ रही है कि साइन थीटा और कॉस थीटा, जो थीटा जो कि अपनी तरफ से माने हुए हैं, हमें सिर्फ अल्फ़ा गिवन है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, और इसलिए हम यहाँ से थीटा को एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे। इसलिए हम अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन नंबर कुछ मान के छोड़ दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 मान के छोड़ दे रहे हैं। और हमें ये एक रिलेशन मिला था, यहाँ से हम
फाइंड कर सकते हैं थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा आसानी से, क्योंकि अल्फ़ा गिवन है। तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे और लास्ट जो 3 थे उनमें से लास्ट के 2 का यूज़ करते हुए हम थीटा की वैल्यू को, साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर दोबारा से 1 में आ जाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 में दे रखा है 3r/8 अपान में साइन अल्फ़ा, ये वैल्यू थी इक्वल r अपान में साइन थीटा। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 3r/8 साइन अल्फ़ा, 8 नीचे आ जाएगा r और ये साइन थीटा, r से r दोनों साइड्स कैंसिल कर सकते हैं। हमें चूँकि साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम इसको पलट सकते हैं। तो ये 8 साइन अल्फ़ा ऊपर पहुँचेगा, 3 नीचे आ जाएगा, ऐसे ये साइन थीटा ऊपर और 1 नीचे आ जाएगी। यानी हम लोगों ने यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली है 8/3 साइन अल्फ़ा। और चूँकि हमें इस इक्वेशन नंबर 3 के लिए साइन थीटा के साथ साथ कॉस थीटा की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा और साइन थीटा में क्या रिलेशन होता है। कॉस थीटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 1 माइनस का साइन थीटा, और चूँकि साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 8/3 साइन अल्फ़ा है इसकी वैल्यू साइन थीटा की, इसका स्क्वायर करना है और जब स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगी। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब इन साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड की है इसे उठा के इक्वेशन नंबर 3 में दोबारा से पुट कर देंगे। तो पुटिंग these values of sin theta and cos theta in equation number 3. इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं अगले पेज पर। तो उसमें है 3 है पहले तो, और फिर ब्रैकेट है साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू हम ये 8/3 साइन अल्फ़ा रख देंगे इसमें। तो 3 टाइम्स अगले पेज पे देख रहे हैं 3 टाइम्स 8/3 साइन अल्फ़ा हमने वैल्यू रख दी साइन थीटा की। इसमें इंटू था कॉस अल्फ़ा का, वो लिख देंगे। उसके बाद शायद माइनस का साइन है तो उसको लिखेंगे यस, और फिर इसके बाद है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू अभी जो अपने यहाँ पर फाइंड की है स्क्वायर रूट के अंदर, वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। उसमें फिर साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है पहले उसको लिख देते हैं 1 - 64/9, और यहाँ पर था साइन स्क्वायर अल्फ़ा और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था इस वैल्यू में साइन अल्फ़ा से, फिर ब्रैकेट क्लोज था क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई जो है ये पूरे इसमें जा रहा था। और ये वैल्यू थी, आप इनइक्वलिटी 3 देख रहे हैं और उसमें लेस देन जो होगा वो दे रखा था 8 टाइम्स साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ये इक्वेशन अगर बोला हो तो आप समझेंगे इसको इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी हमने 3 में इस वैल्यू को पुट कर दिया। तो इनइक्वलिटी लिख दीजिए, यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है इनइक्वलिटी, हालांकि ये कोई मिस्टेक आपको कंसीडर नहीं की जाएगी। तो अब इसको आप ब्रैकेट को ओपन करके कुछ कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट अगर ओपन होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 8 टाइम्स साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा में नज़र आ रहा है, फिर -3 का इंटू यहाँ पर होगा स्क्वायर रूट में है 1 - 64/9 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और इंटू में है साइन अल्फ़ा लेस देन 8 टाइम्स साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। देख रहे हैं कि इधर जाके लेफ्ट हैंड साइड से राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये पहले से मौजूद है तो प्लस माइनस कैंसिल होकर इस तरफ तो 0 बचेगा। तो जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस का 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 1 - 64/9 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, और ये लेस देन 0 आएगा। अब -3 से पूरे इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे, और हम लोग जानते हैं माइनस से जब डिवाइड करते हैं इनइक्वलिटी को तो ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ये लेस देन है तो ग्रेटर देन की हो जाएगी। तो -3 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा इन स्क्वायर रूट 1 - 64/9 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और जब 0 को -3 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही आएगा। अब इसके बाद हम यहाँ से यहाँ पर इनटू में साइन अल्फ़ा रह गया, ये वाला तो हमने लिख लिया था, इनटू में इधर जगह नहीं तो हम इससे शुरू में लिख देते हैं साइन अल्फ़ा, ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 0। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया है। आपको मालूम है कि अल्फ़ा जो है वो तो इंक्लाइंट फिगर में देखिए अल्फ़ा जो है वो एंगल होगा, ये इंक्लाइंट प्लेन बता ही दिया यानी झुका हुआ है, तो ये 0 तो होगा नहीं। तो साइन थीटा की वैल्यू भी, साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू तो 0 नहीं होगी।
तो सिंस ये साइन अल्फ़ा अगर 0 के बराबर नहीं है तो हम देखेंगे ये वैल्यू जो होगी हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट 1 माइनस 64/9 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये ग्रेटर देन ये 0 होगी। और इसका स्क्वायर रूट अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा 1 माइनस 64/9 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ग्रेटर देन 0। और इस 1 को उधर ट्रांसपोज करें तो माइनस, या इसको उधर ले जाए तो प्लस हो जाएगा, तो 1 बचेगा इधर ग्रेटर देन 64/9 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और इससे 9 को उधर ले जाएँ और 64 चूँकि पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और हम जब इसमें स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और 64 का 8 हो जाएगा। ये ग्रेटर देन हो जाएगा साइन अल्फ़ा के स्क्वायर रूट लेने पर। यानी हम कह सकते हैं कि साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो लेस देन आई है 3/8। और यहाँ से अगर हम देखें तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो लेस देन आई है, दोनों तरफ अगर इनवर्स ले लिया जाए साइन इनवर्स 3/8। यानी ये वैल्यू कब आई है, ये वैल्यू देखिए तब आई है जब हम इस बात को लेकर चले थे, मान के चले थे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो देख रहे हैं हमारे पास कंडीशन निकल के आई है ये, क्या ये बात है? तो यस, ये तो बात हमको दे रखी है, ये ट्रू है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दे रखा था कि जो अल्फ़ा है वो लेस देन है साइन इनवर्स 3/8 के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि विच इज़ ट्रू, हैंस इक्विलिब्रियम इज़ स्टेबल। या फिर आप देखिए हम अल्फ़ा को इतना जो है अगर ना भी दिया होता क्वेश्चन में फिर भी हम निकाल सकते थे। कहाँ से निकाल सकते थे? तो ये देखिए यहाँ से फाइंड कर सकते थे। जो हमने वैल्यू निकाली थी साइन थीटा की वैल्यू 8/3 साइन अल्फ़ा ये निकाली थी। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा की जो वैल्यू है -1 और +1 के बीच में होती है, यानी यहाँ पर अगर माइनस की बात नहीं हो रही है तो प्लस की बात हो रही है, तो साइन थीटा लेस देन होना चाहिए 1। और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 8/3 साइन अल्फ़ा थी जो अभी हम लोगों ने फाइंड की है, तो लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ से फिर साइन अल्फ़ा के बारे में कह सकते हैं कि वो 3/8 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3/8 से दोनों से, तो ये साइन अल्फ़ा इतना बनेगा, यानी अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो साइन इनवर्स 3/8 से कम होगी। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं अगर गिवन ना होता तब, लेकिन हमें चूँकि गिवन है ये अल्फ़ा की वैल्यू, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विच इज़ ट्रू कैसे पता है हम लोगों को, विच इज़ ट्रू बाई गिवन वैल्यू बाई गिवन। देयरफॉर हम कह सकते हैं द इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम ये इक्विलिब्रियम शुरुआत से लेके चले थे कि इक्विलिब्रियम जो है कैसा है, इक्विलिब्रियम इज़ स्टेबल, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम को स्टेबल लेके ही चले थे। माना कि हम स्टेबल लेके चलते और ऐसे ही कुछ रिज़ल्ट आ जाता जो ट्रू ना होता, तो इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होता। तो हम स्टेबल लेके चले और जो कंडीशन निकली वो ट्रू निकली, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल ही होगा, यानी न्यूट्रल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।